मौसम की कसम ये तानाशाही बदलेगा। चुप रहती हो दुख सहती हो, दुख सह कर के चुप रहती हो, मुख खोलोगे मुख से बोलोगे तो वहीं तो जमाना बदलेगा। भापे हुई में बेटे के आशिक और बहू ने आकर अपना कब्जा जनाया, सारी जिंदगी में रो रो के बिताया, फिर मेरा मौका ही कब मिलेगा। ये थाली यानी थाली पर उसके जिंदा में नहीं दे रहे, जब वो मर जाते हैं तो दुनिया की ढोंग, और इसी में हमारा देश बर्बाद है। सरकारी पति दे रहा पर पत्नी पैर छू रही, क्यों छू रही भाई? इसलिए कि उनको फिर शाम के खाना नहीं मिलेगा, वो खुद को कमा नहीं रही। हम वही तो चीज़ सिखाते कि स्वयं स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। लगाया पर मैं मुकदमों को नहीं डरी कि मैं पब्लिक के लिए लड़ रही, तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ रही हूँ, मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही। मैंने कोई 302 नहीं किया, समझे ना। और तुम्हारे जैसे वर्दी के पहन के हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को वर्दी पहनने नहीं चाहिए। जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। काम करे तो बात करेंगे और नहीं तो जूता लात करेंगे तुम्हारे। आज वही तो कोर्ट कचहरी में है कि पैसा खर्च करो, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती जाओ है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अधिकारी, सुन क्यों नहीं रहे। एक दिन मैंने पूरा मौसम बनाया और सारी महिलाओं को ली और सब महिलाओं को डंडा पकड़ा दी, और हम बस वहीं से मेरा गुलाबी गैंग मुंह से निकल आया। तो हमने कलेक्टर को घेर लिया कि गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। जिंदगी बंधनों से बिताया, बिटिया मैके न ससुरे सुख पाया, माई बाप का अंकुश पड़ा, बिटिया पढ़ने न जाना जमाना बुरा। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ संपत पाल जी मौजूद है जो गुलाबी गैंग का प्रेसिडेंट है, यानी कि हेड है। पूरा इंडिया में इनका गुलाबी गैंग के नाम से जाना जाता है। इंडिया भी नहीं, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। तमाम मूवी भी आए हैं, उसके साथ साथ बिग बॉस में भी आपने इनको देखा होगा। तो गुलाबी गैंग आज जो है किस स्तर तक पहुंच गए, महिलाओं को सशक्त बनाने में, महिलाओं की तमाम मुद्दे को जोर शोर से उठाने में, और महिलाओं को समाज में इज्जत से जीने के लिए सिखाते हैं। आज मैम हमारे साथ मौजूद है। मैं खास करके मैडम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो आज कुछ क्वेश्चन है मेरे मन में, मैम से बातचीत करते हैं, जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि मैम क्या कुछ सोच के ये गैंग बनाया और मैम के मन में क्या। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपके। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मैम आपसे तमाम जो महिला है प्रभावित है, उसमें से मैं भी एक हूँ, तो ये आपको कैसे मन में आया कि आप भी एक साधारण सी परिवार से ही है लेकिन पूरा समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन गए? देखिए, एक बात तो है कि कोई भी इंसान जब ठान लेता है ना तो उसको वो मंजिल दूर नहीं होती, आसान हो जाती है। जो आदमी कमज़ोर हो, डर जाए, वो भी कभी अपनी रास्ता को कभी नहीं चूम पाता। मैं ऐसे किया कि एक महिला होने के नाते तब मैं देखा करती थी गांव में महिलाओं को सताते थे, पुरुष अपनी बराबरी का कभी दर्जा भी नहीं देते थे। गांव में जो गांव की तमाम तरह की परंपरा हैं कि बहुओं को पहले नहीं खाना चाहिए, छुआछूत से जकड़ी हुई थी। जैसे कोई दलित लोग हैं उनका खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते। पता नहीं मेरे मन में यही विचार हुआ करता था कि ये आखिरकार ये बनाया किसने है ये व्यवस्था। सब लोग भगवान के यहाँ से पैदा होके आते हैं, माँ बाप पैदा करते हैं, इंसान एक इंसान है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं महिलाओं को इनके अधिकार के बारे में इनको बताऊं कुछ। तो जैसे अपने हम पहले देखिए एक लड़की थी, फिर लड़की से एक दूसरे की बहू बनी। जब उनके घर आए तो उनका भी परंपरा अलग था कि लड़की मायके में कुछ अलग रहती हैं, ससुराल में कुछ अलग रहती हैं। मैं अपने ससुराल से शुरू कर दी थी। हमारी सास ने जब कहती कि बहुन का बाद में खाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, बहू और लड़कों में कोई अंतर नहीं होता। तो हमारी सास हमसे थोड़ी झगड़ा करने लगी, ऐसे भी महिलाओं को थोड़ा नीचा दिखाने के। तो मैंने अपने घर में पहले खाना खा लेती थी जानबूझ के कि थोड़ी लड़ाई हो। तो मैं पहले खाना खा लेती थी और लड़ाई करने के, जानबूझ के लड़ाई करने के लिए कि आखिर ये लड़े कुछ कहें तो, अगर जब तक हम इनसे सामना नहीं करेंगे तो हम इनकी पूरी बातें भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं लड़ने की खातिर खाना खा लेती थी। और जो मेरी सास मना करती कि ये यहाँ नहीं जाना, तुमको मार्केट नहीं जाना है, तो जो मेरी सास मना करती थी मैं उसको पहले करती थी। जैसे कोई छुआछूत में है, कोई आ जाती थी महिलाएं और वो सयानी है, हमसे उनके पैर छूले, क्यों, वो तो वो जात की हैं, क्यों पैर छुआ,
तो मैं ज़बरदस्ती छू लेती थी कि उनसे मेरी लड़ाई हो। और धीरे धीरे उनकी मेरी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई। फिर धीरे धीरे मैंने उनसे अलग हुई। फिर मैं इतना मतलब आंदोलन मेरे पास इतनी शक्ति आ गई कि मैं दूसरी लड़कियों को जोड़ना शुरू कर दिया अपने साथ। और जिन्हीं की सास ये सब नौटंकी करती थी मैं वही का पहले छुटवा देती थी कि तुम भी ऐसे करो। अरे भाई कब तक दबी रहोगी तुम? ऐसा नहीं बोलते थे कि आप घर तुड़वा रहे हैं लोग? ऐसे नहीं नहीं, खूब कहते थे। लेकिन मैं पहले उनको अपने गाना गीत से उनको जागरूक कर लेती थी। मैं गाना गाती थी। थोड़ा सा गा के सुनाइए। गाना मैं महिलाओं के बारे में बताती थी कि जागो रे भारत की नारी, जमाना आया जागन का। बहुत दिन तुम घर में बैठी, कछु न देखन पाई। अपने अपने घर में सुख से कबहू न रहने पाई। चलो मिलकर करें प्रचार, जमाना आया जागन का। एक तो ये गाना था। और मैंने उनको बताती थी कि आज के जो महिलाएं गाना गाती हैं, फिल्मी दुनिया वाले गाती है, सब झूठे गाना गाते हैं। ये कोई सही गाना नहीं है। अधिकार के बारे में कोई ऐसे गाना ही नहीं है। कमज़ोर करने वाले गाना होते हैं। आज भी आप फिल्मी दुनिया में देख लो, कमज़ोर करने के अलावा कौन सा ऐसा गाना बना है ना। तो मैं गाना ताकत का बनाती थी। तो एक गाना मैंने बनाई थी, दरिया की कसम मौसम की कसम, ये ताना साही बदलेगा। चुप रहती हो दुख सहती हो, दुख सह कर के चुप रहती हो। मुख खोलोगे मुख से बोलोगे तो वहीं तो जमाना बदलेगा। मैंने इस तरह के थोड़ी थोड़ी गाना मैं ताकत वाले। हाँ, तो हमारे घर वाले सुना करते कि ये का कर रही है, का गा रही है, का कुछ कर रही है। और अपने गांव के तर्ज में गाती थी, जैसे गांव में महिलाएं गाती थी। वो समझ नहीं पाती, लेकिन लैंग्वेज में। हाँ, तो मैं उनको बताती थी, जिनको ये गाना सुनाती थी कि ये गाना इसका मतलब ये है कि तुम घूंघट के अंदर रहोगी तो तुमको कभी अधिकार नहीं मिलेगा। और तुम इनके कहने पर घूंघट के अंदर रहती हो। बताओ, तुम मुंह खोलो और इनका सामना करो कि आखिरकार हम हैं कौन। भाई आज की सास है वो, कल तुम्हें सास बनना है। एक गाना मैंने बहुत अच्छा बनाई थी कि अभी थोड़ी दिक्कत होती है बोलने में। और बड़ा अच्छा गाना था वो कि सारी जिंदगी बंधनों से बिताया, बिटिया मैके न ससुरे सुख पाया। माई बाप का अंकुश पड़ा, बिटिया पढ़ने न जाना जमाना बुरा। सामाजिक बंधनों से हमें फंसाया, मैं मैके न ससुरे सुख पाया। शादी के बाद मैं पति के सहारे, फिर चलती हूँ पति के इशारे। दूसरा कोई हमें जलवा दिखाया। हम एक पति के साथ आए हैं, एक अपने जीवन साथी के साथ हैं। और तुम लोग, एक पड़ोसी में सता रहा है कि फलाने की बहू ओढ़े नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अरे तुम होते कौन हो? इस तरह की हमने ये ताकत भरी। फिर मैंने कहा जब बुढ़ा जाओगी, तुम्हारा एक लड़का होगा, फिर उसकी गुलाम बन जाओगी। बुढ़ापे हुई मैं बेटे के आशिक, और बहू ने आकर अपना कब्जा जनाया। सारी जिंदगी में रो रो के बिताया, फिर मेरा मौका ही कब मिलेगा, है ना। तो ये मौका अगर हमें नहीं मिलेगा तो आखिरकार हम करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें, उससे महिलाओं को बहुत ताकत आई है। तो महिलाएं एकदम मायके से लेके ससुराल तक, हाँ, फिर सास तक आप फिर पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार ये लड़की, पहले तो वो लड़की होती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें पढ़ने बाहर नहीं जाना। फिर तुम्हारी शादी हो गई, तुम बहू बन के आ गई। तो एक की तुम पत्नी बन के आ गई, दूसरा कोई वो सता रहा है तुमको। वही पत्नी माँ बन जाती है जब वही लड़की। तो उसका जब बेटा, अब वो पाल पोस के बड़ा करती है, जब वो बड़ा सयाना होता है तो माँ की बात नहीं मानता, कहते चुप बैठ, तू का जानस। तो ये हर हमेशा महिलाएं सताई जाती। इसके लिए हमने जोर भरा और ताकत दी, और ये ताकत के साथ उभर के महिलाएं आईं। फिर हम जब उनको जागरूक कर लिया, हमारा साथ पीछे गहने लगी, चलने लगी, तो हम फिर कुछ अपने गांव के काम विकास के लिए हम कुछ अधिकारियों को सबक सिखाया। जैसे अब हम बहुत महिलाएं जा रही हैं, सड़क अच्छी नहीं है, तो एक बार मैंने सड़क की लड़ाई लड़ गई। मैंने कहा कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही भाई, बार बार तहसील दिवस, थाना दिवस, फलाना दिवस, ऐसा क्यों मनाते रहते हो तुम। और फिर वो पब्लिक आती है, और पब्लिक बेचारी खर्चा कर रही है। आज वही तो कोर्ट कचहरी में है कि पैसा खर्च करो, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती जाओ, है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे। एक दिन मैंने पूरा मौसम बनाया और सारी महिलाओं को ली और सब महिलाओं को डंडा पकड़ा दी, और हम बस वहीं से मेरा गुलाबी गैंग मुंह से निकल आया। तो हमने कलेक्टर को घेर लिया,
कि गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। काम करे तो बात करेंगे और नहीं तो जूता लात करेंगे तुम्हारे जैसे अधिकारी। तुम अधिकारी नहीं हो, काहे के अधिकारी हो भाई? क्या दिया है हमको अधिकार आपने? तो यही नारा लगाते तो कलेक्टर साहब नाराज हुए हमसे कि ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने उनको उल्टा सीधा काफ़ी बोल दी कि ये पढ़ा लिखा इंसान हो। बोलते हैं ये क्या है, क्या तुमको क्या दिख रहा है? औरतें तुम्हें जानवर दिखाई दे रही हैं क्या? ये औरतें हैं, हम औरतें हैं। एक साड़ी है तो पहने हैं गुलाबी रंग की, और भीड़ है हमारे पास, बस एक रंग की साड़ी पहने और डंडा लिए हैं। तो डंडा हमारा बुंदेलखंड की परंपरा, लाठी है ये, और लाठी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो थोड़ी समझ तो गए, अच्छा बताओ क्या बात है। तो फिर पैदल चले हमारे साथ। मैंने कहा सर मैं तुमको तब तक नहीं जाने दूंगी घर जब तक ये सड़क नहीं बनेगी। तो उनको पैदल चलाया 3 किलोमीटर, और पूरी फौज हमारी चली। उस दिन से और भीड़ इकट्ठा हुई, तो समझ लो कम से कम 10,000 आदमी मेरे साथ रहा। मूवी में भी हाँ हाँ बिल्कुल, वो जोर गांठ के खैर बनाया है उन्होंने। लेकिन जो मेरी रियल की घटना है, रियल की कहानी, वो सही दिखाई जा रही है। गुलाब गैंग की एक गुलाबी गैंग की पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री। और जो माधुरी दीक्षित वो गुलाब गैंग के नाम से हमारी ही बनाया है, काल्पनिक बनाया है। तो वो रोड उसी दिन मैंने बनवाई। हाँ, मैं रोड नहीं छोड़ी, बहुत जाम हो गया। फिर यहाँ से मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश सिंह, हाँ मुख्यमंत्री रहे, सब सारे अधिकारियों का क्लास लेना शुरू किया। अरे ये महिलाएं कर क्या रही हैं? और वो जो जितने गड्ढे थे वहाँ हमने धान बो दिए, धान लगवा दी और खूब टीवी में चला। फिर वो रोड तुरंत बनी, तुरंत इतना बड़े उसी दिन काम चालू हुआ। आज बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है। कोई भी कहता है कि संपत पाल की बनवाई रोड है। मैंने भैया मैं पैसा नहीं लगाया नहीं हल्ला किया। आपकी कहानी डीएम साहब हमको बुलाया, कहा मैडम एक बात तो बताओ, ये तरीका तुमको सिखाता कौन है? मैं कहा नहीं, ये तो हमारा अधिकार है भाई। कौन सिखाता है? हमारे देश के लिए कौन कौन कुर्बानी दी है तुम्हें पता नहीं है? तुमको सब भूल गया? तो हम तो अपने देश की और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और तुम्हें क्या है? तुम तो नौकरी पा जाते हो, अपने बच्चों के लिए ये सब जोड़ रहे हो, पब्लिक के लिए है क्या? तो मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत पब्लिक होती है। ये मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। तो आपने तो सारे अधिकारी हमको डरते हैं। डरते क्या, हमारी बात को बहुत मानते हैं। और एक दरोगा की मेरी हो गई थी, वो एक ऐसे चिढ़ गया था मुझसे ज़्यादा। कुछ नेता लोग लग गए, ये संपत पाल पनप जाएगी, मायावती की सरकार रहा तो बहुत चिढ़ती थी मायावती। कहते हैं ना कि नारी न देख नार के रूपा, पन गायक चरित अनुपा। एक महिला होके एक महिला को नहीं बर्दाश्त कर पा रही मायावती, उसको खतरा महसूस होने लगा कि अरे ये संपत पाल कौन है, ये नक्सली है क्या? तो हमें तो वो नक्सली घोषित कर दी। हाँ, और हमारे ऊपर तमाम केस होस, पर अब मैं कौन केस को डरने वाली हूँ। तो मैं थाने गई, एक आदमी को 11 दिन पकड़ के दरोगा ने बंद कर रखा था। हम कहा सर इसे खोल दो, छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले सुनिए, उस दिन का ना बना डालना कि वो जो मैं डीएम को ये किया वो किया। अरे तो मैंने कहा डीएम के दादा, तुम तो सल्यूट मानने वाले हो डीएम कलेक्टरों की, इनके तो तुम यही सब करते हो ना। तो नाराज हुआ दरोगा, कहा जा जा, तुम्हारे जैसे 50 महिलाएं आती हैं। तो जहाँ इतना कहा उन्होंने, तो मैं दूसरे दिन 300 कुत्ते 300 महिलाएं लेके पहुंच गई थाने। कुत्ते लेके गई, उनको दफ्ती बांधा, उनके गले में लिखा कि पुलिस से वफादार कुत्ते होते हैं। और पहुंच गई मैं, तो पुलिस हमसे खिसिया गई, हमसे बदतमीजी कर बैठी। फिर हम उनसे बदतमीजी किया और क्या कहा कि वो तो टीवी में चलता है। यानी कि आपके पास आइडिया का भी कमी नहीं है इनको सबक सिखाने की। हाँ, फिर हमारी सीबीआई जांच आ गई, कुत्तों को पूछने लगी कुत्ते क्या करते हैं। मैंने कहा जब बड़े बड़ी डकैती पड़ती है तो सीआईडी कुत्ता क्यों बुलाते हो? ये भी तो कुत्ता है। अच्छा, कुत्तों से सहयोग आप खुद ही ले रहे हो, पुलिस वाले लेते हैं तभी तो। मैं इसीलिए कह दी कि जब पुलिस में वफा नहीं है तो तभी तो कुत्तों को लाते हैं। तो मैंने कह दिया कि पुलिस से वफादार कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं रैली निकाल दी। तो इतनी बड़ी कुत्तों हंसाई पड़ी, अब कुछ सही हुआ। लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद मैं फ्रांस मुझको बुलाया गया। मैंने वहाँ दरोगा की मेरी काफ़ी हुई थी,
और मेरे ऊपर मुकदमा उन्होंने लगाया, पर मैं मुकदमों को नहीं डरी कि मैं पब्लिक के लिए लड़ रही, तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ रही हूँ, मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही। मैंने कोई 302 नहीं किया, समझे ना। और तुम्हारे जैसे वर्दी के पहन के हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को वर्दी पहनने नहीं चाहिए। ये वर्दी पहन के तुम कसम खाते हो कि हम क्या करेंगे पब्लिक के लिए। अभी मैं कल ही एक दरोगा को चोर पोर कह के आ गई, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ ले गए थे। खौफ नहीं आप? नहीं, अभी कल की बात है। और जैसे एक सवाल है, जैसे महिलाओं के साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, तमाम चीजों के लिए, उसमें भी आप आवाज उठाते हैं? देखिए, ये चीज को तो मैं बता रही हूँ आपसे, ये हमारी तुम्हारी सोचने की बात है। इसको न तो सरकार जिम्मेदार है, न समाज जिम्मेदार है। अपने आप को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ और मैं तो किसी को बता के भी नहीं जाती हूँ। एक दूसरे का सहयोग लेना, सपोर्ट करना। देखिए, दोस्ती चले तो प्रेम से चले। दोस्ती कोई अपराध नहीं है, मैं नहीं कहती कि दोस्ती अपराध है, लेकिन गद्दारी नहीं होनी चाहिए। जो हमें समझ में आ जाए कि भाई ये गद्दार आदमी है तो अपनी रास्ता काट लेना चाहिए वहाँ से। तो कुछ लड़कियाँ जिक्र करके जो बैठ जाती हैं ना, वही धोखा खा जाती है। कहना चाहते हैं, जैसे अभी मैं आपका फिर से एक पॉइंट में मुझे याद आया, जैसे आप बिग बॉस तक पहुंचे हैं, ये आपका सफ़र जो रहा, बिग बॉस में भी पहुंचे हैं और ये मुकाम तक, जो ऊंचाई तक आपने पहुंचे हैं, वहाँ के अंदर संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ होगा आपका। लेकिन अभी आप खास करके महिलाओं के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई संघर्ष नहीं हुआ। मैं हंसते हंसते, जैसे हमारे देश के लिए हमारे वीर जवानों ने हंसते हंसते कुर्बानी कर दी, तो मैं इन महिलाओं के लिए अपना हंसते हंसते खेल खेल में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मेरे ऊपर कोई घटना नहीं हुई सच में, ना मुझे कोई मारा, ना कोई गाली दिया, ना कहीं कुछ नहीं। बस वही सास से मेरा थोड़ी हुआ था, तो सास से तो मैं जानबूझ के लड़ जाती थी। सास से सही हुआ कि नहीं आपके? सास तो मेरी मुझे देवी मानती थी बाद में कि हमारी ये बहू है। बताओ, हमारे ससुर अभी 2-3 साल खत्म हो तो हम उनको देवी मानने लगे, लेकिन उनको खूब नाच नचाई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा इनको पहले नचाऊं तब दूसरे लोग नाचेंगे, अगर ये नहीं नाच पाएंगे तो फिर दूसरे को नचा भी नहीं पाऊंगे। तो फिर आपकी एरिया के जो लोग हैं वो तो सास बनने से पहले डरते होंगे? नहीं, डरते उड़ते नहीं है, और न डरने की कोई बात है। हम डरवाते थोड़ी हैं किसी को भाई, डर की क्या बात है। हम एक इंसान हैं, न डरते हैं न डरवाते हैं किसी को। डरने और डराने की बात नहीं है भाई, हम एक इंसान है। जितना हम जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो हक की आवाज उठाते हैं, खास करके जिस समाज में हम लोग रहते हैं, तो महिला को कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया में देखने के लिए मिलता है, दबा के रखने की कोशिश करते हैं। आप महिलाएं, ये एक बात बताओ, महिलाओं को कौन दबा के रखा है ये बताओ पहले मुझे। कोई नहीं रखता, पर उन्हें पति की रोटी खाना है। हमारा पति अच्छा साड़ी नहीं लाएगा, हमारा पति हमको चूड़ी नहीं लाएगा, हमारा पति हमें तनख्वाह नहीं देगा। हम तो कहते हैं कि कोई खुद दबने की कोशिश करती है। वो जानबूझ के, मैं कहता हूँ हम आपकी एक रोटी खा लें हम गुलाम बन जाएंगे। इसी तरह औरतें होती हैं। मैं तो एक कहावत है मेरे पास कि हमारे देश में 4 पति हैं, वो सबको गुलाम बना के रख दिया। कौन से 4 पति? 4 पति तो एक हो गए, देखो करोड़पति होते हैं, एक अरबपति होते हैं, एक लखपति, एक पति, 4 हो गए। तो करोड़पति तो हूँ जो दिल्ली में, अरबपति हूँ दिल्ली में नचाए धरे दे रहे हैं पूरे देश को। वो तो अरबों में उनकी गिनती आ गई। जो करोड़पति होती, जैसे बड़े बड़े माफिया हैं, वो गांव में सताते हैं। जो लखपति हूँ, गांव छोटे छोटे गांव में छोटे आदमी को, मेरा इतना पैसा लिया तुमने, साले मैं ऐसा करूँगा। और जिनके कुछ नहीं, वो अपने पतियों को सताते हैं, पत्नियों को। वो है पति, करोड़पति, लखपति, अरबपति। ये 4 पति देश को नचा रहे हैं। तो ये जो पत्नी होती हैं, ये क्यों डरती हैं उनसे, अपने पति से? क्यों उनको परम परमेश्वर मानती है? अगर वो परमेश्वर लायक है तो मानो, अपना बराबरी का साथी मानो उन्हें, परमेश्वर मत मानो कि मैं पत्नी हूँ तुम पति हो, हमारा तुम्हारा जोड़ा है, एक नर और मादा ये दोनों होए। इन्हें सृष्टि ने बनाया, इसे ये दुनिया के लिए बनाया, और ये यही है ही है। फिर बाद में कैसी गुलामी आ जाती है कि वो पत्नी अपने पति को ये मानने लगती। नहीं, पति के गांव के लोग उन्हें सिखाते हैं, अरे तुम पत्नी हो, उनके पैर छू अपने पति के। और 1000 गारी पति दे रहा है पर पत्नी पैर छू रही। क्यों छू रही भाई? इसलिए कि उनको फिर शाम के खाना नहीं मिलेगा, वो खुद को कमा नहीं रही। हम वही तो चीज़ सिखाते कि स्वयं स्वावलंबी बनो,
आत्मनिर्भर बनो और ये चीज को हटाओ। अपने पति को सताओ मत, ये भी नहीं कि सताओ, एक गाड़ी की तुम पहिया हो, पत्नी एक ही है, तो बराबरी का काम करो ना, दोनों कमाओ बढ़िया और परिवार को अपने पढ़ाओ लिखाओ। पर गांव के लोग अंधविश्वास में जकड़े हैं, बिल्कुल जकड़े हैं। अभी हमारे ससुर खत्म हो गए हैं, हम अपनी ससुर की बहुत सेवा की है। कल हमारे घर एक आया, ओ भैया को वो भेज दो, गया करावे। मैंने कहा कौन सा गया? कहा नहीं नहीं उनको तीरथ जाना। मैंने कहा पिताजी खत्म आए, पूरा बहुत लोग गए। अरे मैं कहा जाने दो भाई, तुम अपने बाप का एक लोटिया पानी नहीं देते और तुम उनकी गया तारने जा रहे हो। तो वही अंधविश्वास में लोग जकड़े रहते हैं कि मरे न पड़ से जियत न दे टाठी, जियत न दे थाली, यानी थाली पर उसके जिंदा में नहीं दे रहे, जब वो मर जाते हैं तो दुनिया की ढोंग, और इसी में हमारा देश बर्बाद है। तो लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, पूछना भी चाहती हूँ कि आपसे अगर लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को किस हिसाब से जोड़ते हैं? पहले तो गांव के लोगों को जोड़ते थे, अब लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं? एक बात बताऊं, अब जुड़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फोन कर नेट से जुड़ रही हैं महिलाएं। नंबर आप बता दीजिए। हाँ, गूगल में नंबर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। जिन महिलाओं को शौक है कि नहीं हमें गुलाबी गैंग में जुड़ना है, वो तुरंत फोन करती हैं, दीदी हम आपकी मेंबर बनना चाहते हैं। तो जो भी विधि या प्रक्रिया है उसे हम बता देते, पर पहले नहीं। देखिए इसमें गड़बड़ भी कहीं हो रहा है। कुछ महिलाएं गुलाबी साड़ी पहन के अधिकारियों को सता रही हैं, कोई गांव में महिलाएं सता रही, ये नहीं। गुलाबी साड़ी नहीं है, एक दिल है। गुलाबी साड़ी तो एक पहचान है कि हाँ भाई हम इस गैंग के हैं और ये हमारा ड्रेस है। लेकिन साड़ी पहन के दरोगा को मैम हम गुलाबी गैंग से हैं, अरे तुम कौन हो गुलाबी गैंग से, ये तो बताओ। तो वो सारी चीज़ें हमें मिलती, तो उनको फिर निकालना पड़ता है। तो पहले उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है। गुलाबी गैंग पहले मत बनो, पहले हमारी प्रक्रिया को समझो कि पहले स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, किसी को डरो ना, किसी को डरवाओ ना। आप न डरने की बात है न डराने की बात है। हमारा मौलिक अधिकार है, अपने अधिकार को पहचानो कि हमारे कौन से अधिकार हैं, हम किस हद तक जाना चाहते हैं, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम उल्टा सीधा काम करोगे तो सब लोग रोकेंगे भाई। तो आप कभी राजनीति में भी अपना किस्मत हाँ, मैं तो लड़ी हूँ। मैं जब इटली गई थी तो फिर मुझे सोनिया गांधी ने टिकट दी थी कांग्रेस से, और मैं आज फिर भी कांग्रेस में हूँ अभी फिर हाल। लेकिन 2 बार मुझे टिकट दिया और बिना पूछे दिया, मांगा भी नहीं। हाँ, और मेरे लिए मदद भी किया उन्होंने। मैं 2 बार चुनाव लड़ी, लेकिन एक कहावत है ना कि भैया सब कुछ मिला लेकिन पब्लिक कैसी है, जिसके लिए आप लड़ते हैं। हाँ, कहते जनाजा हर गली से निकला, मजमा देखने को निकला, पर वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। हाँ। अच्छा, एमपी का टिकट में लड़े थे या एमएलए का? अभी एमपी तक नहीं मैं पहुंच पाई, मतलब पर दूसरे नंबर में रह जाती थी। एक बार मुझे 46,000 मिला, 3,000 से वो आदमी जीत गया। फिर एक बार 50,000 मिला, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम वोटों से जीता। तो मैम लास्ट यही है कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके महिलाओं? मैं तो अब मुझे भैया मिलने आए, डॉक्टर साहब आप आए, सब लोग आए। आपका जितना बड़ा संगठन चल रहा है मैं आपके साथ हूँ। अगर संगठन में लोग काम करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेतागिरी तो बाद में है, पहले हमें अपनी जनता को जागरूक करना चाहिए, महिलाओं को जागरूक। और आपका जो भी चैनल है आप काम कर रही हो, अच्छा एक लड़की हो के इतना बड़ा काम करे। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया भर की महिलाओं को मैं एकता की बात कर रही हूँ कि आप जब तक एकता नहीं बनाएंगी तो ये लड़ाई हमारी आगे हमें सफल है। ये संसद भवन में ऐसे कुर्सी फेंकी जाएंगी, ऐसे लोग लड़ते रहेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए कि उनको समझना चाहिए। चैनल के माध्यम से देखो, जो मैं अपनी बात कमरे के अंदर कर रही हूँ, आपका चैनल पूरे कितने करोड़ लोगों के बीच में जाएगा, गूगल में डालेंगी। तो ये आजकल यूट्यूब का ज़माना भी है। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मीडिया नहीं आ रही, हर महिला के पास मोबाइल तो होता है। कम से कम अपनी बात रखें, यूट्यूब में डालें, गूगल में डालें, इंस्टाग्राम में डालें, तो ये चीज़ पूरे दुनिया में जागरूकता होगी। मैं हर महिला से निवेदन करती हूँ कि सीरियल कम देखें, फिल्में कम देखें, अपने अधिकार के बारे में ज़रूर मोबाइल में संदेश भेजें हर महिला को।
बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुलाबी गैंग के प्रेसिडेंट। गुलाबी गैंग जिस तरीके से गुलाबी नाम से पहचाना जाते हैं, हम भी चाहते हैं ऐसे ही गुलाबी गैंग का हर मौसम गुलाबी होता रहे। नारी की शक्ति में, नारी के हर एक अधिकार में ये लोग जिस तरीके से योगदान करते हैं, जिस तरीके नारी को मजबूत करने में लगातार ये अपने आवाज़ को उठाते हैं, हमारी भी शुभकामना इनके साथ में है कि जिंदगी भर ये ऐसे ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।